पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक सख्त कानून लाने जा रही है। इस नए कानून में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का प्रावधान है। इसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, बुलडोजर से एक्शन लेकर जेल तक भेजने का प्रावधान किया जाएगा। योगी सरकार ने नई नीति का भी ऐलान कर दिया है, जिसके तहत हर पारी में 2 या अधिक पेपर सेट होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित किया जाएगा। सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। एक भर्ती परीक्षा करने के लिए 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने के लिए जाना होगा, यानी होम सेंटर नहीं मिलेगा। रिजल्ट में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही OMR शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड भी होगा। प्रिंटिंग प्रेस चयन में भी पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी, जहां स्मार्टफोन और कैमरा ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और उसकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी। तो ये सारे इंतजाम योगी सरकार कर रही है। उनको लगता है कि एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि आगे भविष्य में कभी कोई पेपर लीक जैसी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर न हो पाए। ये जो आपने सब सुने हैं व्यवस्थाएं, मुझे लगता है कि इससे सुंदर और सुखद समाचार कुछ नहीं हो सकता है। और देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 23-24 करोड़ की आबादी है। सबसे ज़्यादा लोग वहाँ रोजगार की उम्मीद में बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा लोग अलग अलग बोर्ड की परीक्षा देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। और अगर वहाँ ये इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता हो गया, फुल प्रूफ हो गया, तो ये देश के लिए एक उदाहरण भी बनेगा। और लंबे समय से जो बार बार कहा जा रहा है कि छात्रों के भविष्य को लेकर कोई सरकार किस तरह से सोच रही, चिंता जता देना, हम पेपर लीक हो गया तो कुछ कह देना, किसी को एक को पकड़ लेना। और मेरा ये मानना है, अगर कोई पेपर लीक में इस तरह की घटनाओं में पाया जाता है, आजीवन कारावास का प्रावधान होना ही चाहिए। हम अगर उससे कम पर जा रहे हैं तो ये हम थोड़ा सा उस कहें ना कि वृत्ति को थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे। उनको लगता है ठीक करोड़ों कमा लेंगे, एक दिन में 50 लाख से 1 करोड़ के अगर 100 पेपर बेच दिए तो वो किस जगह जाकर खड़े होंगे। और उनको लगता है चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, गिरफ्तार होंगे, खड़े खड़े वहीं थाने से जमानत हो जाएगी या 2-4 दिन में जमानत हो जाएगी। जितने इसमें प्रावधान दिख रहे हैं वो बड़े फुल प्रूफ दिख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ और, जिसको स्ट्रिंजेंट एक्शन कहते हैं, वो ऐसा एक्शन हो कि दिखे लोगों को, डर लगे लोगों को, वो भी जरूर इसमें शामिल होना चाहिए और बहुत जरूरी है। पर क्या लगता है डर? फरवरी 2024 में केंद्र सरकार जो है कानून लेके आई कि 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ जुर्माना होगा, जो योगी जी केस में भी है। तो इतना स्ट्रिंजेंट लॉ इसीलिए लाया गया था ताकि ये जो पर्चा लीक और पेपर लीक के मामले रुक सके। रुका नहीं सर। डर तो तब होता है जब किसी को सजा मिलती दिखती है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है और योगी जी तारीफ करनी चाहिए। ऐसे सब प्रावधानों की तारीफ करनी चाहिए जो योगी जी कानून लेके आए, उसकी भी तारीफ है कि वो जो है उस कानून के जरिए स्ट्रिंजेंट लॉ बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गैंगस्टर एक्ट में कुछ चीजें पाई गई तो उनके खिलाफ और भी कार्रवाई होगी। जो है बुलडोजर के जरिए घर अगर घर जो है गैर कानूनी रूप से बनाया गया होगा तो उसे बुलडोजर के तोड़िए। तो बहुत कुछ उसमें है, एक अच्छा कानून है। लेकिन जो अब तक कानून आया, जो फरवरी में भी कानून आया था, वो भी बेहतरीन कानून था, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है ताकि इस आगे काम ना। तो मौका है ना केंद्र सरकार के पास, ये नीट वाले में नाप दे सबको, जो इस गड़बड़ी की है। बिल्कुल तो पकड़े और उसके बाद करे, कार्रवाई करे और वो दुनिया को दिखे कि क्या कार्रवाई हो। मैं आपको बताता हूं, OMR शीट आज भी है, कैमरा आज भी होता है। OMR शीट तो होती है ना सर? हाँ, जिसपे आप गोल गोला भरते हैं, कैमरा आज भी है। लेकिन इस कैमरे के आगे भी है चीजें। जब कैमरा जाते हैं तो उन परीक्षार्थियों को वहीं बिठाया जाता है जहां कैमरा उनको कैच न कर पाए। ये जो मेरे कुछ विद्यार्थी आकर के बताते हैं कि सर, ये आपको जो लगता है कि एक सेंटर में 7 लोग ऐसे हो गया, कैसे हो गया? क्या आपको लगता है वो एक साथ एग्जाम भरे थे? नहीं, ये हैक किया जाता है। और ये हैक तब तक संभव नहीं है जब मेन एजेंसी के साथ कहीं ना कहीं अंदर से कोई व्यक्ति हो जो इसका तार जुड़ा हुआ हो। और वो बाहर, मैंने पूछा कि हो सकता है कि शायद इन्होंने एक साथ फॉर्म दिया,
मेरे नहीं बेटे सोच रहे थे लोग। नहीं, तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं और राघव वो तो दोनों एक ही साथ भरे थे, लेकिन हम लोगों का सेंटर कहां से कहां था। ऐसा नहीं होता है, वो हैक करते हैं और हैक करके वो सेंटर जहां जो सेंटर कंप्रोमाइज्ड होता है वहां पर उसका वो खुद करते हैं। वो एक पूरा सर, अब ये तो चोर पुलिस वाला मामला है। मैं आपको फिर चोर ज्यादा तेज है। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, देखिए चूंकि मैं इस 30 साल 40-35 साल से तो कम से कम इसी फील्ड में हूं, जब तक आप ईमानदार व्यक्तियों को उस जगह पर नहीं बिठाएंगे, जानकार लोगों को नहीं बिठाएंगे, बाहर से आप ला करके उठा करके आप आरोपित कर देंगे, यह संभव नहीं हो पाएगा। और अपने सरकारी इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा करें। ये जो प्राइवेट सेंटर है ना, वो तो पैसे कमाने के लिए ही खड़े हैं। आप तो कल कह रहे थे जब तक आईएएस के भरोसे करेंगे तब तक यही होगा। नहीं, मैंने वो एक संदर्भ में मैंने कहा था कि भाई जो एकेडमिक दुनिया है उसमें लोग जानते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इस स्तर पर नहीं जाएंगे। एनटीए के अंदर कोई शिक्षक नहीं होता क्या? नहीं, आईआईटी के डायरेक्टर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, नीट के भी होते हैं। मेरा कहना है कि जैसे यूपीएससी में एक फुल प्रूफ एक कमीशन बनाया जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, फिर जो होते हैं ये सेंटर जब लेते हैं तो फिर ऐसे ही सेंटर लेते हैं और उनकी बहुत जबरदस्त मॉनिटरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि एनटीए ने इस बार नहीं किया है, एनटीए ने तो इस बार पेन भी नहीं ले जाने दिया था नेट के एग्जामिनेशन में। एक पेन तक भी कलम आप अंदर लेकर के नहीं जा सकते, तो पेंसिल और रबर आप ले जाए, इसके अलावा नहीं जाए। बहुत जबरदस्त, ऐसा नहीं कि पूरा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, चेन इतनी लंबी है ना, माफिया इतना बड़ा खड़ा है। वो जो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे ना, माफिया का साम्राज्य इतना, वो आज से नहीं है, इतना बड़ा माफिया पूरा। आप कह रहे हैं जेल डाल देंगे, क्या कर लीजिएगा? 5 बार तिहाड़ से लौटा हुआ आदमी भी उसमें शामिल होगा, क्या कर लेंगे? उसको डर ही नहीं लगता है इन सब चीजों से। कैसे निजात मिलेगी इससे? बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ जो कानून लेकर आ रहे हैं वो सराहनीय जरूर है, लेकिन क्या ये फुल प्रूफ रहेगा कि इसके बाद कोई परीक्षा लीक नहीं होगी? देखिए कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी परीक्षा में जब इतने ज्यादा मैन पावर इन्वॉल्व होगी, जितने सेंटर्स इन्वॉल्व होंगे, तो लीकेज की संभावना हमेशा बनी रहेगी। मुझे लग रहा है ये कानून जरूर अच्छा है, अभी देखना पड़ेगा ये कितना काम करता है। अब कहते हैं ना कि जब पुलिस आगे चलती रहो चोर 2 कदम आगे चलते हैं, वो भी इसका कोई रास्ता निकाल देंगे कि इसका तोड़ कैसे लगाया जाए। हालांकि सरकार कोशिश करेगी, योगी आदित्यनाथ की जो ईमानदार कोशिश है, और उन्होंने जब इतना झटका खाया है परीक्षा को लेकर, जिस दम पर वो मतलब बार बार कहती है परीक्षा लीक नहीं होगी, तो मुझे लग रहा है कि वो जरूर सुनिश्चित करेंगे कि अब पेपर लीक ना हो किसी भी तरीके से। हालांकि फिर भी लीक हो सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम होगी। अभी देखते हैं कि सरकार इसमें कैसे आगे बढ़ती है और कैसे कानून को लाती है। लेकिन जब तक ईमानदार आदमी नहीं आएंगे उसके अंदर, और जब तक जितना मैन पावर उसके अंदर कम इन्वॉल्वमेंट होगा, तब तक परीक्षा का लीकेज होने की संभावना। बस ये कहना है कि अब अगली खबर पर हम बढ़े उससे पहले ये सारा कुछ 4 जून के बाद से ही सब कुछ शुरू हुआ, ये इमेज के लिए ठीक नहीं है केंद्र सरकार के लिए। नहीं, मुझे लगता है देखिए ये कई बार कहा जाता है ना कि जब इस तरह की कोई भी सरकार बनती है, जब थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना ढील पड़ जाती है, लेकिन इस सब से इतर हम ये क्यों माने? ठीक है, छवि ठीक होगी, छवि खराब होगी, लेकिन मूल बात तो ये है ना, अब ठीक है राहुल गांधी अगर राजस्थान पर नहीं बोल पाते थे और अभी बोल रहे हैं, तो अभी वाला ठीक है। राजस्थान के समय वो नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि उनकी अपनी सरकार थी। जनता को ये सब दिखता है, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के कहने से दर्जन पेपर लीक हुए राजस्थान में। हर्षवर्धन जी ठीक कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे कोई छवि बनने बिगड़ने का मसला है। मूल मसला यह है कि क्या छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा, इस पर बात होनी चाहिए और यही सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। नरेंद्र मोदी श्रीनगर में थे आज और वहां उन्होंने योग किया। 21 जून वर्ल्ड ओवर दुनिया भर में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज वही 21 जून है। आज उन्होंने श्रीनगर में छात्रों के बीच में जाकर के योग किया है। वहां उन्होंने कश्मीर में कब चुनाव होंगे इसको लेकर के भी एक बड़ा बयान दिया है। तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आप देख लीजिए। पहले तो ये योग दिवस में उनके शामिल होने की जो तस्वीरें थी वो आप देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स थे और ये फंक्शन कश्मीर में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में भी एक बार ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उनकी सरकार के प्रयास थे कि इसको वर्ल्ड योग डे जो है 21 जून को मनाया जाता है। आज भी वो योग करते हुए दिखाई दिए। उनके कुछ योग के मुद्राएं जो हैं वो भी आप देख लीजिए और फिर आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना था पॉलिटिकल इश्यूज पर कि आखिर विधानसभा का चुनाव कश्मीर के अंदर क्या होगा। सुनिए। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें।
इससे बेहतर और क्या होगा। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। ये मुझसे कह रहे थे आप योग दिवस पर कुछ कर नहीं रहे। मैं कर रहा हूँ। गुरुजी आप भी कीजिए। मुझे और आपको जरूरत है। अरे इनको भी तो है। आप नहीं कर पाए। मैं कर रहा हूँ। अभी हम कर रहे हैं। ये दोनों लोग देखिए जो कर रहे हैं, जबकि हम कुछ तो कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो आप नहीं कर रहे हैं, हम लोड ही नहीं टोकन लेते। कर रहे हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता कि पूरा करो या ना इसलिए करो। करेंगे ही नहीं। नहीं वो करेंगे ही नहीं। वो करेंगे ही नहीं कि हम चूंकि पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए लेकिन आज भैया, आज योग आज- करिए, आज व्यूअर्स के सामने जमकर करिए। नहीं, व्यूअर्स के सौरभ- सामने हम तीनों लोगों को सौरभ एक ही लगता है कि कोई जैसे वो जो कोई यहाँ से निकालता और 15 केजी निकाल करके कहता हल्का हो गया। ये जो है ना, हम तीनों आसान। राहुल महाजन जी, मैं सौरभ शर्मा, प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप तीनों को आप बाबा दर्शकों के रामदेव सामने को- ये कहना चाहते हैं हम इस दिशा में प्रयास शुरू करेंगे, गंभीर प्रयास आज से ही शुरू करेंगे। और बाबा ठीक है? राम नहीं, हम लोग बाबा रामदेव को रिक्वेस्ट बिल्कुल करते करेंगे। हैं। अब बात जो मोदी जी ने वहां पर कही, मोदी जी ने कहा था इलेक्शन के बारे में कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे, आपको अपनी सरकार चुनने का मौका बहुत जल्द मिलेगा। अगस्त में ही होना है मेरे ख्याल से सितंबर ये तक काम तो। करना है, सितंबर तक अगस्त, का सुप्रीम सितंबर कोर्ट का, की सितंबर डेडलाइन तक करना है, डेडलाइन है। और 2014 में आखिरी चुनाव हुए थे और आज ही इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि 5 राज्यों में 20 अगस्त तक वोटर कंप्लीट कर ले। ओके। आज ही उनका हो गया है, जिसमें हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है और जम्मू कश्मीर को लेकर कि 20 अगस्त तक वोटर कंप्लीट कर ले। अब 2018 से तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से। तो मुझे लग रहा है 2018 से 2018 से 6 साल अब चुनाव 10 साल बाद चुनाव होंगे। 2014 में आखिरी चुनाव हुए थे, अब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जनता, वहां की जम्मू कश्मीर की जनता ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहा है, मुझे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव वो में भी बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। मुझे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी फैक्ट्स काम नहीं किया सारा को। तो बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहेगा। और इस बार जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिलेगी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां काम किया, तो इस बार संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हालांकि जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिलेंगी। देखते हैं कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कैसा वहां प्रदर्शन करती है इस बार। तो जिस तरीके से भी महबूबा और उमर अब्दुल्ला दोनों चुनाव हारे हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर में भी एक अच्छा लेकिन कश्मीर के यूनिफिकेशन पर कुछ अभी तक विचार नहीं है ना। डिनाइजेशन हो गया ना, मुझे नहीं सीटें हो गई है कम ज्यादा। मुझे नहीं लगता है कि लद्दाख अब दोबारा नहीं नहीं नहीं, वो अलग तीन अलग हो चुका, अलग हो गया है। वो अलग हो गया। देखिए- मैं महत्वपूर्ण एक चीज लेकिन रह जाता है, ये जितने भी चाहे वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े हुए थे या ये पिक्चर, सॉरी सर, ये पिक्चर बहुत अच्छी है जिसमें सेल्फी खींच रहे हैं ये। हाँ चलाइए दोबारा। छात्राएं हैं पीछे, हम सबके साथ सेल्फी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छी तस्वीर है ये। लेकिन इन्हीं कुछ चीजों से तो थोड़ा विश्वास बढ़ता है कि सब कुछ देखिए, ठीक हो इस रहा बार है। तो बड़ा अच्छा था। वैसे तो बीजेपी ने प्रॉक्सीज के जरिए लोकसभा का चुनाव वहां पे लड़ा है, कश्मीर वैली में। लेकिन मुझे प्रॉक्सीज लगता के है जरिए मतलब छोटी पार्टियों को पीछे से समर्थन किया, किया, तो उसके जरिए लड़ा। लेकिन अब जिस तरह से वहां पर बीजेपी के अपने जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो उभर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है विधानसभा चुनावों में बीजेपी का एक अच्छा प्रदर्शन वहां हो सकता है। आप कुछ कह हाँ, रहे थे। मैं बस इतना जोड़ना चाहता था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वगैरह से जुड़े हुए जो टेररिस्ट लोग थे, जो सेपरेटिस्ट लोग थे, जिनकी हत्या में नाम आया है, दुर्भाग्य से आज तक केस नहीं चला है। और ये उम्मीद की जा रही थी कि जब राष्ट्रपति शासन है अभी वर्तमान में, तो इस समय उनके कम से कम, मैं जैसे यासिन मलिक के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग जो थे एक कोई नहीं है, ऐसे दर्जनों नहीं है, ऐसे कई हैं। कल जाकर के जब विधानसभा आएगी तो सामान्यतया ऐसा होता है कि विधानसभा के में जो चुना हुआ प्रतिनिधि थे उतना कठोर कदम नहीं उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस दिशा में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को, जिसको कहते हैं ना, लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। तो वाकई तूफान से हटा करके कश्ती को, जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ा गया था। मैं मानता हूं कि
ऐसा करने वाला कोई भी प्रधानमंत्री, ये नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने कर पाए, बाकी भारतीय जनता पार्टी का और भी कोई व्यक्ति होता, मुझे नहीं लगता था कि कोई इतनी बड़ा साहस, बहुत ये से लोगों नरेंद्र को मोदी लगता और है अमित शाह की कि देन ये जो है। 6 साल राष्ट्रपति शासन चला वो अच्छा ही रहा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक जो बड़ी जरूरी चीज है, देखिए हमने बहुत लोकसभा चुनाव में 2-3 बड़े खराब उदाहरण भी हुए हैं। लोकतंत्र में हम सबको स्वीकार करते हैं, हर कोई मुख्यधारा में आ सकता है, लेकिन चाहे वो अमृतपाल हो, चाहे वो रशीद इंजीनियर हो कश्मीर में, और चाहे वो खालसा जो बेअंत सिंह का, जो इंदिरा गांधी के हत्यारों का बेटा है वो, तो कम से कम हमें एक बात तो करनी होगी कि आप जब कहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि बनेंगे, लोकसभा या विधानसभा में पहुंचेंगे, देशद्रोह के मामलों में जो भी लोग जुड़े हैं उनको भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, राजद्रोह नहीं, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वो देशद्रोह इस्तेमाल कर रहा हूं। अच्छी बात यह है जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें राजद्रोह अब समाप्त है, सिर्फ और सिर्फ देशद्रोह है। राजा के खिलाफ बोलने पर या शासक के खिलाफ बोलने पर, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने पर कोई आपके खिलाफ अमृतपाल किस श्रेणी में आता है? नहीं, मुझे लगता है वो देशद्रोह की श्रेणी में है। वो सांसद बना हुआ है। मैं यही कह रहा हूं, जेल में है और वहां से चुनाव लड़ा। इसी आधार पर मैं कह ही रहा हूं, जो तो आदमी उसको चुनाव लड़ने कैसे दे दिया गया ये सब? मैं यही कह रहा हूं। आरोपी है ना सर अभी। मैं एक अरे सर, आरोपी क्या, वो जो बोल रहा है नहीं, वो तो टीवी पर बोल रहा है। मैंने इंटरव्यू किया उसका, उसको सुन लें। अरुंधति राय को आप किस कैटेगरी में है, जो जिन्होंने कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो देशद्रोह की कैप्चर्ड है, यूएपीए लगा अभी देशद्रोह की श्रेणी मैं वही कह रहा हूं। ऐसे जो नक्सल हैं, नक्सल भी तो वही बात करते हैं, कहते हैं भाई उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कई हमारी नेशनलिटी है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा थोड़ा सा बन जाता है। लेकिन हाँ, ये सही है कि ऐसे लोग जो देश की संप्रभुता को चैलेंज करते हों। अरे सर, इससे पहले पंजाब में ये जो दूसरा क्या फैक्शन, एक दूसरे फैक्शन का सांसद कराया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, सिमरनजीत सिंह मान, सिमरनजीत सिंह मान, वो खुल के कहता है मैं खालिस्तानी हूँ। नहीं, मजेदार बात है, बनाना चाहता हूँ। मजेदार बात है कि हमारी सांसद है हमारा। मजेदार बात है कि जब ऐसी बातें कोर्ट तक आती है तो इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अच्छा कर तो नहीं रहा है ना, कह ही तो रहा है, कर तो नहीं रहा है, कोई एक्शन तो नहीं है। वो चिट्ठियां लिख लिख के लोगों को कनाडा भिजवाता है, फर्जी चिट्ठियां लिख करके कनाडा भिजवाता है, और वो खुद बताई उसने बात की। मैं तो कह रहा हूं वो तो लिख ही रहा है ना, कह ही रहा है ना, तो क्या जब कर तक तो नहीं रहा है ना, कोई किसी को गोली नहीं मारेगा तब तक नहीं माना जाएगा। तो ये तो पूछा जाना चाहिए, उन संस्थाओं से पूछा जाना चाहिए। ये लार्जर क्वेश्चन हो जाता है। भारत में ऐसी पार्टियां रही हैं जिन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों का समर्थन किया है जो कि देशद्रोह के पूरे कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसी पार्टियां अभी भी जो है चुनाव लड़ती हैं, उनके लोग चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसा थोड़ा कि ऐसी पार्टियां नहीं रही, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो, ऐसी पार्टियां रही हैं। तब भी देश में तानाशाही है। तब खैर ये तो विपक्षी दलों का वो है। चलिए खैर, ये कश्मीर की हम लोगों ने बात की। आज अभी इसके अलावा जो प्रस्ताव चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल वाला चल रहा है। वहाँ 2:15 जो है दोबारा बैठना था जज साहब को। एक अगर हमें अपडेट मिल जाए कि उस वक्त उस केस से जुड़ा क्या अभी तक अपडेट है, अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं बेल मिलती है, इसका फैसला आज अब से थोड़ी देर के अंदर होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल लेकिन अगर बाहर आएंगे, पिछला चुनाव चल रहा था जब वो बाहर आए तो बाहर आकर उन्होंने कई शगुफे छोड़े थे कि मोदी जी नई मुख्यमंत्री बनेंगे, अमित शाह बनेंगे, वो खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा 2 महीने में योगी जी की सरकार पलट दी जाएगी। अभी वो वाला मैटर बचा हुआ है उनका, कुछ चल रहा है क्या ऐसा? अरविंद जी ने जो किया अब उसका उन्हें तो लाभ मिला नहीं। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुश हो, और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कतई खुश नहीं होंगे कि अरविंद जी की कोई बात ज्यादा प्रभावी हो। अब हो गया, मैं वही कहने वाला जितना जहां तक जाना था। तो दिल्ली और उत्तर अरविंद प्रदेश जी का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा? दिल्ली 0, दिल्ली तो 0, पंजाब 3 सीटें, 3 पंजाब में पंजाब, 3 सीटें, गुजरात 0, तो एक तरह से सब कुछ जीरो, नहीं, गुजरात तो 0, हरियाणा 0, हाँ, 0। तो एक तरह से कांग्रेस लाभ पिछली मिलना बार था। आप पिछली बार ये एक ही था देखिए ना, कि इस बार 1 से 3 3 पहुंच गए। सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने नियति का प्रताप कहिए कि अरविंद केजरीवाल की जो हो सकता था कि वो जेल से जितना बेहतर करते, वो जेल से बाहर आकर के उतना ही गलत हो गए। वो अब ये भी नहीं कह सकते कि देखो मैं जेल में था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक बात। अब तो वो है कि आपको जेल से बाहर आकर के आपने सारे काम किया। नियति का दंड कैंपेन देखिए, कर लिया, सब कर लिया था। नियति का दंड देखिए कि स्वाति मालीवाल केस ने उनकी सारी छवि धूमिल कर दी, और रिजल्ट देखिए, पंजाब में वो 3 सीट पर आ गए,
पहले भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन एक नहीं था, स्वाति मालीवाल से एक याद सीट आया पे मुझे थे। सर कि लेकिन स्वाति इस बार मालीवाल से अंदाजा इस्तीफा था नहीं कि करवा कम से कम पाए। पंजाब में वो 8-9 सीटें जीतेंगे। स्वाति मालीवाल से इस्तीफा नहीं करवा पाया। खबर आ रही है कि हरभजन सिंह को तैयार किया जा रहा है कि वो इस्तीफा दें। हरभजन सिंह हाँ, और मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगाई है कि हरभजन से इस्तीफा ले लिया जाए। हरभजन तो ताकि वैसे वो भी लॉयर- स्पिनर हैं। हरभजन सिंह क्रिकेटर, वो भी स्पिनर हैं वो। स्पिनर हरभजन सिंह इस्तीफा राज्यसभा नहीं देने सांसद जा हैं रहे आम आदमी पार्टी से। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा है क्या कि उनको किसी भी तरीके से, माफ कीजिएगा, जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनको लाना। वो इतना उनसे अपने आप को अनुग्रहित महसूस करते हैं कि इनको मुझे भेजना ही है, कि इन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी तो इनको मुझे भेजना है राज्यसभा। अब इसीलिए वो अपने आदमी का इस्तीफा करा करके उनको भेजना चाहते हैं। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है? हर हियरिंग के बाद हरभजन अभिषेक तो मनु स्पिनर है सिंघवी ना पूछ लेते हैं, क्योंकि हर हियरिंग के बाद अभिषेक मनु सिंघवी पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, मेरा केस कहां तक बढ़ा है। तो वो उनको परेशान पूछना है। चाहिए, मेरा उनको क्या ये हुआ? डर है, मेरी अगर बेल इस्तीफा हुई? नहीं हुआ तो अभिषेक मनु बेल हुई? नहीं करने देंगे मेरी। तो अरे इसलिए वो हरभजन अरविंद सिंह को केजरीवाल तैयार को कर क्या रहे हैं। मिला अभिषेक मनु सिंघवी से आज तक, ये बताइए क्या मिला? अरे 21 दिन की 21 दिन जेल की में जेल दी, 21 और दिन तक उम्मीद हुई बाहर से कि वो करवा रहे, देंगे। माहौल बना रहा, वरना वो छोटी बात है। तो अब ये तो करना चाहिए भाई, अगर कहा है तो करना चाहिए। वो फीस नहीं लेंगे, वो सीट हाँ, लेंगे। सीट ले लेंगे। सर एक मामला नहीं है, अभी तो बहुत मामले आने वाले हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की तो कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी इनको कोर्ट में। केजरीवाल साहब का मामला थोड़ा लंबा खिंच गया है आज। हम इस प्रोग्राम में उम्मीद कर रहे थे कि उनका निर्णय आ जाए, नहीं आ पाए, लेकिन बहुत शुक्रिया। आप इंडिया टीवी लगातार देखते रहिएगा।